केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे, तो द्विध्रुव आघूर्ण में क्या पढ़े थे, मतलब सहसंयोजक बंध से जुड़े साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म पढ़े थे ना। जैसे मान लीजिए एच है ना, तो एफ क्या करेगा, इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है या बीच में दो इलेक्ट्रॉन होगा ना, मैं जो घेर रहा हूँ, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन परमाणु पर डेल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दोनों परमाणुओं के बीच बना बंध क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। दोनों परमाणुओं के बीच बना बंध क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। तो इसी को हम ध्रुवीय बंध कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसकी दोनों बंधों में मतलब कोई एक बिंदु आवेश मान लीजिए डेल्टा प्लस हो और डेल्टा क्या हो, माइनस हो, और उनके बीच की दूरी यदि डी हो, तो द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर क्या होता है, एक बिंदु आवेश का आंशिक मान और उनके बीच की दूरी डी के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, डी बाई होता है। ठीक ना। अब यहाँ हम लोगों को पढ़ना है, दिए गए आबंध की ध्रुवता ज्ञात करना है। दिए गए आबंध की ध्रुवता ज्ञात करना। तो सहसंयोजक यौगिक में स्थित आबंधों की ध्रुवता यौगिक में स्थित आबंध बनाने में प्रयुक्त परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर निर्भर करती है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ही अधिक होगा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होगा, जितना ही अधिक होगा, उसकी ध्रुवता उतना ही अधिक होगी। उसकी ध्रुवता क्या होगी, उतना ही अधिक होगी, और उसका लक्षण उतना ही, ध्रुवता अधिक होगी और आणविक लक्षण भी क्या होगी, उतना ही अधिक होगी। जैसे ध्रुवता जितनी ही अधिक होगी उसकी, उसकी आणविक लक्षण भी क्या होगी, उतना ही अधिक होगी। आ रहा समझ में। हाँ, तो कुछ परमाणुओं की जैसे कि यहाँ विद्युत ऋणात्मकता दिया गया है, जैसे एफ ओ, एफ ग्रेटर देन ओ ग्रेटर देन सी एल ग्रेटर इक्वल टू एन ग्रेटर देन बी आर ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन एच दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे बंध की ध्रुवता जितना ही अधिक होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिए हैं एच एफ में एफ का, एच का 2.1 होता है और एफ का 4 दिया है, तो इसका अंतर निकालेंगे 2.1 से 4 से तो 1.9 हो जाएगा। यहाँ पे देखें सी एल का 3 है और एच का 2.1 है, 3 में से इसका निकालेंगे तो 0.9 हो जाएगा। ठीक ना। तो बंध की ध्रुवता सबसे अधिक किस में होगी, एच एफ में होगी। मतलब एच एफ में एफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस पर डेल्टा माइनस अधिक होगा और डेल्टा प्लस इस पे एच पे अधिक होगा। तो बंध की ध्रुवता क्या होगी, बंधित परमाणुओं, जो परमाणु बंध होते हैं, ठीक ना, जैसे मान लीजिए यदि कहा जाए ओ एच, सी एच, एन एच में किसकी ध्रुवता अधिक होगी, तो ओ एच बंध की। सभी में एच समान है और वो की विद्युत ऋणात्मकता इसमें क्या है, इन सभी में सर्वाधिक है। ठीक है ना, विद्युत ऋणात्मकता जैसा कि आप पावर सारणी में पढ़े हैं। ठीक ना। जिस बंध की, किसी भी बंध की ध्रुवता क्या होती है, बंधित परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के मान के अंतर पर क्या होती है, निर्भर करती है। जैसे यहाँ लिखा गया देखेंगे, एच एस आम ध्रुवता फ्लोरीन से हाइड्रोजन की ओर चलने पर क्या होती है, क्रमशः घटती है। यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया, देखेंगे वही चीज़ें। द्विध्रुव आघूर्ण का मान डिवाई में वही, जैसे मान लीजिए कि एफ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा, एच पे डेल्टा प्लस हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी जो गुणनफल कराएंगे तो क्या होगा, 1.90 डी। तो आपको यह चीज़ द्विध्रुव आघूर्ण याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जानेंगे जो बंधित परमाणु जैसे एच एफ है या सी एल है, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कितना है, जिसका अधिक होगा उसकी ध्रुवता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक। अब आ जाएगा अगला पॉइंट, अणुओं की ध्रुवता ज्ञात करने में। ठीक ना। तो अणु मतलब अणु की बात हो रही है, वो तो बंध की बात हो रही थी, जैसे एच एफ या सी एल अणु की बात। जैसे मान लीजिए कि CO2 अणु है, तो CO2 अणु में CO2 की संरचना बनाएंगे तो ऐसे होगा यह चीज़ें, है ना। हाँ, तो इसमें क्या है, ये द्विध्रुव है कि नहीं है, जैसे ध्रुवता मतलब ध्रुवता, अणुओं की ध्रुवता ज्ञात करने पर अणु की बात हो रही है, अणु अध्रुवी है कि ध्रुवी है। ठीक ना। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। तो यह आवश्यक नहीं है कि अणु में स्थित आबंध यदि ध्रुवीय आबंध है तो अणु भी ध्रुवीय होगा, यदि ध्रुवीय है तो अणु भी ध्रुवीय होगा। ठीक है ना, आवश्यक नहीं, आगे जानेंगे। यह समस्त आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों के सदिश योग पर क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, संबंध का क्या होगा, सभी का द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश योग होगा। ठीक ना। किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण उस अणु में उपस्थित सभी ध्रुवीय आबंधों के आबंध आघूर्णों का परिणामी होता है। सभी ध्रुवीय आबंधों के क्या होगा, योग कर लिया जाएगा। ठीक ना, आगे भी बताया जाएगा। अतः अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है, उसकी संरचना पर। इस प्रकार अणुओं की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए हम अणु की संरचना की रूपरेखा भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए देखेंगे। अक्रिय गैसों की ध्रुवता क्या होती है तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि अक्रिय गैस आबंध नहीं बनाते हैं। अर्थात एक परमाणु अणु के रूप में भी क्या होते हैं, द्विपरमाणु अणु।
तो द्विपरमाणुक अणु में यदि दोनों परमाणु समान है तो समद्विपरमाणु कण बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? समद्विपरमाणु कण। तो द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात यदि असमान है तो म्यू का मान क्या होगा? शून्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि समान है तो मान लीजिए कि H2 है, तो H2 में H क्या होगा? इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा नहीं। Cl2 है तो क्या हो जाएगा? Cl दोनों परमाणु समान है तो किसी भी तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विस्थापित नहीं होगा। लेकिन असमान है, जैसे मान लीजिए HCl है, ऊपर बताया जा चुका है, तो Cl की ओर विस्थापित हो जाएगा ना। HF है, HBr है, तो समद्विपरमाणु कण। तो समद्विपरमाणु कण क्या होंगे? अध्रुवी होंगे, और विषम परमाणु कण क्या होंगे? ध्रुवी होंगे। ठीक ना, उनकी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और इसके बाद देखेंगे त्रिपरमाणु कण अथवा बहुपरमाणु कण। तो त्रिपरमाणु कण मतलब जिसमें 3 परमाणु हो। तो त्रिपरमाणु अणु अथवा बहुपरमाणु अणु ये अध्रुवी तथा ध्रुवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि यौगिक के अणु में स्थित सभी आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश योग शून्य है तो अणु क्या होगा? सममित हो, अर्थात अणु सममित हो तो अणु अध्रुवी होगा। ठीक ना, आबंधों के ध्रुवी होने पर भी अध्रुवी होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे यह दिया गया है PCl5, SF6, CH4, BF3 आदि अध्रुवी यौगिक है तथा द्विध्रुव आघूर्णों का योग क्या है? इनका शून्य होता है। ठीक ना, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ BF3 ले रहे हैं, तो BF3 की संरचना होती है BF EF होती है। तो देखेंगे F की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो इस साझे B और F के बीच साझे के इलेक्ट्रॉनों को विस्थापित करेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा? डेल्टा माइनस। इस F पे भी क्या हो जाएगा? डेल्टा माइनस। इस सब पे भी क्या हो जाएगा? डेल्टा माइनस। और B पे क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस 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 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन एक ही इस्तेमाल होता है 3 बार। द्विध्रुव आघूर्ण एक बंध का क्या होगा? इसमें 3 बंध है ना, तो एक बंध का क्या होगा? जैसे देखेंगे ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे, तीर कटे हुए तीर द्वारा बताए हैं। F की ओर होगा द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश योग, ये भी F की ओर होगा, और ये भी क्या होगा? F की ओर होगा। और इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है सभी का क्या होता है? 120 डिग्री होता है। इससे क्या होता है? 20 डिग्री होता है। तो तीनों का जब हम सदिश योग करेंगे तो एक बिंदु पर, जैसे देखेंगे एक बिंदु पर 3 चीज़ें हैं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, और एक इधर खींच रहा है, और तीनों के बीच कोण कितना? 120 डिग्री। जैसे एक खूंटा यदि यहाँ बीच में रहे, एक खूंटा, और इस खूंटे को तीनों लोग 120 डिग्री की तरफ खींचें, 120 डिग्री पर इधर उधर न जाए, एक खूंटा इधर से उधर होगा नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होगा? इसमें 3 ध्रुवी बंध तो 3 है, एक यह है, एक यह है, एक यह है। जैसे यह 3 ध्रुवी बंध है इसमें, है ना, 3 बीज बंध। लेकिन जब सदिश योग करेंगे तीनों का तो क्या हो जाएगा? वह 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि यही चीज़ मान लीजिए दिया है यहाँ पे, यदि आगे भी इसमें दिया, देखेंगे आगे बताया जाएगा इसमें। यदि यौगिक के अणु में स्थित सभी आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों का योग शून्य नहीं है, अर्थात अणु असममित है, तो अणु क्या होगा? वह ध्रुवी होगा। अणु क्या होगा? वह ध्रुवी होगा। ठीक ना, जैसे उदाहरण H2O, NH3, CHCl3, CH3Cl आदि सभी ध्रुवीय यौगिक हैं तथा इनके द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। आगे यहाँ पे नीचे अभी बताया जाएगा, देखेंगे। ठीक ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप BF2 बताया गया है तथा CO2 में म्यू का मान 0 है। ठीक ना, और अध्रुवी और रेखीय संरचना है, जैसे देखेंगे 2 है इसमें। तो CO2 में देखेंगे 2 ध्रुवी बंध है ना। जैसे CO2 में देखेंगे आप 2 ध्रुवी बंध है यहाँ पे, एक यह है, एक यह ध्रुवी बंध है, और एक यह ध्रुवी बंध है। अब बांड कोण क्या है? जैसे CO2 का बनाएंगे आप, ऐसे मैं बना रहा हूँ, जैसे देखेंगे आप CO2 ऐसे होता है, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस हो जाएगा, कार्बन पर डेल्टा प्लस हो जाएगा। एक ध्रुवी बंध यह है और एक ध्रुवी बंध यह देखेंगे, दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक ना, वही हो जैसे एक जगह एक बिंदु है, 2 बल यहाँ से, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, 180 डिग्री पर बल भी सदिश राशि है ना, 180 डिग्री पर यदि लग रहा है बराबर बल, तो क्या होगा? परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ म्यू का मान, एक का मान जैसे इस दिशा में है और एक का मान इस दिशा में है, तो दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही चीज़ देखेंगे BF2 के भी केस में वही है, म्यू का मान क्या हो जाएगा? सदिश योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। BF2 में जैसे देखेंगे एक इधर से इधर की जा रहा है और एक इधर से इधर की ओर जा रहा है। ठीक है H2O में नहीं होगा H2O में जैसे देखेंगे, H2O में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अतः H2O का अणु ध्रुवी तथा संरचना कोणीय होती है, क्योंकि कोणीय होती है। H2O का हम बनाएंगे तो O और H होता है, ऐसे 2 बंध होता है। ठीक ना, हाँ, और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक यहाँ भी होता है और एक क्या होता है? यहाँ भी होता है। यहाँ H में देखेंगे क्या हो गई? O की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है ना, तो साझे के इलेक्ट्रॉनिक इधर है तो डेल्टा माइनस, इस H पे क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस।
वैसे ही ओ पे डेल्टा माइनस, इस पे क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस। तो दो ध्रुवी बंध है, एक यह है आपका और एक यह है, जैसा कि इसमें दिखाया गया, देखेंगे दो ध्रुवी बंध है ऐसे, ठीक ना। और एक इलेक्ट्रॉनिक यह क्या होगा, ये भी परिणामी क्या हो जाएगा ऊपर की ओर। जब दो ध्रुवी है और इसके बीच कोण 180 डिग्री नहीं होता है, ठीक ना, 100 क्या होता है 7 डिग्री या 105 डिग्री होता है, तो क्या हो जाएगा ऊपर की ओर परिणामी देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण दिखाया गया, मतलब यह ऊपर की ओर चला जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा ध्रुवीय और होगा, ठीक है। अन्य उदाहरण जो आपको BF3 का बताए हैं, जैसे BF3 का देखेंगे त्रिकोणीय समतली होता है, तीन ध्रुवी बंध है, एक इधर की ओर है, एक इधर की ओर है और एक इधर की ओर है। अब कोण क्या होता है तीनों में, क्या होता है कोण 120 डिग्री होता है। यह कोण कितना होगा तीनों में 120 डिग्री, तो परिणामी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अमोनिया में देखेंगे, अमोनिया और NF3 देखेंगे, अमोनिया में देखेंगे यहाँ पे तीन बनाया गया अमोनिया में, जैसे नाइट्रोजन होता है H और H होता है ना। और एक यह इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, तो इसके कारण भी क्या होगा ध्रुवी बंध होगा, या एक इलेक्ट्रॉन युग्म शेष बचता है, तो ये भी क्या होगा इसके ऊपर ऐसे होगा, तो ये भी द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। आयन से क्या होगा H की ओर होगा, जैसे देखेंगे यह ऐसे होगा, यानी कि विद्युत तत्वता अधिक होती है, तो तीन ध्रुवी बंध है इसमें NH, ठीक ना। तो परिणामी इसका देखेंगे हम, यदि देखें परिणामी एक N वाला हो गया, N के बाद वाला, और 3H का ऐसे परिणामी होगा, तीनों का परिणामी जुड़ जाए तो ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा, मतलब इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होगा, क्या होगा यह इसका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ न कुछ होगा। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे यहाँ निकाला गया 1.475 होता है, डाटा लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप केवल यह जानेंगे। NF3 में देखेंगे, NF3 में देखेंगे तीन बंध है, जैसे नाइट्रोजन के बाद जैसे नाइट्रोजन हो गया ना, और तीन, एक F यह है, एक F यह है, एक F यह है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, डेल्टा माइनस N पे क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस। तो द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे तीनों का ऐसे प्रदर्शित किया गया, N से F की ओर होगा तीनों का, किधर से किधर की ओर होगा N से F की ओर होगा, तीनों का होगा ना। ये वाला ऊपर की ओर होगा, तो चूंकि यह देखेंगे N से एक इलेक्ट्रॉन की ओर होगा, N से F की ओर अधिक होगा, तो इस नीचे वाले का मान अधिक होगा, तीन इसमें जुड़ रहे हैं, तीन जुड़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो क्या होगा फिर भी इसका म्यू का मान क्या होगा जीरो नहीं होगा, लेकिन अमोनिया की तुलना में कम होगा। देखेंगे अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण कितना आया 1.470, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे कितना आया 0.24D, कितना आया 0.24D। वैसे ही मेथेन का देखेंगे, मेथेन में जैसे देखेंगे मेथेन का संरचना क्या होती है CH4 है, तो CH चार बंध है, कार्बन विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो डेल्टा माइनस, सभी हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, चार ध्रुवी बंध है देखेंगे, चार ध्रुवी बंध होगा इसमें, ठीक ना। यहाँ पे भी डेल्टा प्लस हो जाएगा H पे। यह ध्रुवी बंध कार्बन से हाइड्रोजन की ओर चार ध्रुवी बंध है, जैसे मैं एक का यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं देख रहे हैं तीर बना के, वैसे ही आप इस फिगर में देखें चार ध्रुवी बंध है, तो क्या हो जाएगा परिणामी सभी का कोण कितना होता है, यहाँ पे सभी एंगल कितने होते हैं इसमें 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, 109 डिग्री क्या होता है 28 मिनट, सभी एक कोण उतना बराबर है, तो परिणामी लेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि सभी की ध्रुवता क्या है समान है, सभी में क्या है कार्बन और हाइड्रोजन है, चार बांध है बराबर एंगल से एक की तरफ जा रहा है, तो सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप CH3Cl में, अब देखेंगे C और Cl की इसकी ध्रुवता क्या होगी, Cl डेल्टा माइनस होगा, C पे प्लस होगा, तो C और Cl की ध्रुवता क्या होगी C और H से, जैसे तीन जो C और H से क्या अधिक होगा, तो परिणामी क्या होगा इसमें कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ C से Cl की ओर इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे सभी H से H की ओर हो रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा म्यू का मान क्या होगा जीरो नहीं होगा, चार ध्रुवी बंध हैं, नहीं चारों क्या है समान नहीं है, CCl का अधिक है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना, ये भी ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा यह ध्रुवीय होगा, क्या होगा ध्रुवीय है, ठीक ना। तो ये चीज़ है इसमें, और इसमें आप ये भी चीज़ पढ़ लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक ना, स्क्रीन शॉट लेके इसमें पढ़ लेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीन शॉट लेके या इसको पढ़ लेंगे रोक के वीडियो को, ठीक है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि NH3 देखेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि NH3 NF3 दोनों अणुओं की आकृति पिरामिडी होती है, परंतु NH3 का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण इतना दिया 1.47 बताया था ना, जबकि NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण 0.24D है। ऐसा इसलिए है कि NF3 में नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉनियों का कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण 3NF आबंधों के द्विध्रुव आघूर्ण के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है विपरीत दिशा में होता है, ठीक ना। NF3 में विपरीत दिशा में होता है, जबकि NH3 में क्या होता है सेम दिशा में होता है, NF3 में विपरीत दिशा में होता है, देखेंगे
यहाँ पे जो बनाया गया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखेंगे विपरीत दिशा में, जैसे परिणामी एक इधर है एन और एफ का, एन का, और तीन जो बांड है या तीन बांड का नीचे की ओर है, ठीक ना। -3 में एक ही दिशा में होता है, एक एन का जैसे यह है, यह वाला है, और तीन जैसे एच वाला भी जुड़ के एक परिणामी यह हो जा रहा था, एक ही दिशा में यह आया, ठीक ना। इसमें क्या है, विपरीत दिशा में, इसलिए इसके ध्रुवा गुण का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये चीज़ स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ लेंगे यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन ध्रुवी होगा कौन अध्रुवी होगा, ठीक ना। जैसे CO2 अध्रुवी है, जैसे यहाँ देखेंगे CO2 अध्रुवी है, जैसे प्रश्न आया CO2 अध्रुवी है जबकि H2O ध्रुवी है, क्यों। BF3 अध्रुवी है, बताया ना, उसके सदुस योग 0 होता है, और जबकि NF3 क्या है, ध्रुवी है, क्यों, तो वही बना लेंगे। BF3 अध्रुवी है क्योंकि इसके द्विध्रुव गुणों का सदिश योग 0 होता है, और उसका फिगर बना के वह दिखा लेंगे। NF3 ध्रुवी है क्योंकि इसके द्विध्रुव गुणों का सदिश योग 0 नहीं होता। वैसे CO2 अध्रुवीय अणु है, जैसे यहाँ बनाया भी गया, क्योंकि इसके द्विध्रुव गुणों का सदिश योग 0 होता है, जबकि H2O अध्रुवी है क्योंकि इसके द्विध्रुव गुणों का सदिश योग 0 नहीं होता, जैसे यहाँ पे बनाया गया, यही चीज़ लिखना रहेगा, ठीक ना। अब आ जाएंगे आप संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत बैलेंस बांड थ्योरी है, मतलब, ठीक ना। बैलेंस बांड थ्योरी बोलते हैं या इसी को VV थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक ना। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन हिटलर तथा लंदन ने किया था, तथा पाउली तथा स्लेटन ने बाद में इसका विस्तार किया, ठीक ना। तो इस सिद्धांत से हम क्या करते हैं, तत्वों के इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु क्रमांक कक्षकों के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन, संकरण, विचरण तथा अध्यारोपण के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित है। तो इस सिद्धांत क्या कहता है, पहले देखेंगे। तो यह सिद्धांत यह कहता है, यह सिद्धांत देखेंगे, यह कहता है पॉलिंग ऑसिलेटर का सिद्धांत इसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो प्रबलतम पहला क्या है उसमें, प्रबलतम आबंध उन्हीं दो परमाणु कक्षकों के बीच बनेगा जो अधिकतम अतिव्यापन करता है। जैसे सहसंयोजक बंध बनाने में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता था, जैसे H2 में ना, मतलब H2 में सहसंयोजक आबंध बनना तो ऐसे बनेगा इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो अब यह सिद्धांत कहता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा न होकर परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन होता है। परमाणु ऑर्बिटल क्या होता है, मतलब एक जैसे S एक ऑर्बिटल है और एक S ऑर्बिटल दूसरा, तो इसके ऊपर जैसे चढ़ जाएगा, मतलब ये ढक लेगा, यह चीज़ अतिव्यापन कर लेगा, ठीक ना। तो जब अतिव्यापन होता है मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप, एक उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, जैसे मान लें कि S ऑर्बिटल यह है, दूसरा ऑर्बिटल क्या, उसका कुछ भाग उसके ऊपर ओवर हो जाए, ओवर मतलब क्या, ओवरलैप मतलब यह ढक ले, अतिव्यापन उसी को कहते हैं। जैसे एक यह और एक यह अतिव्यापन हो जाए, तो अतिव्यापन से क्या होता है, बंध बनते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि H का है, H का इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हम पहले H का लिखे, या S ऑर्बिटल में हो गया, और दूसरे H का इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, S ऑर्बिटल में। और जब अतिव्यापन होता है तो ऑटोमेटिक दोनों के स्पिन, जैसे एक का स्पिन देखेंगे मैं ऊपर बनाया हूँ और एक का स्पिन क्या मैं बनाया हूँ, नीचे बना रहा हूँ। जब अतिव्यापन होता है तो ऑटोमेटिक दोनों के स्पिन क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो अतिव्यापन के बाद देखेंगे क्या होगा, एक यह H हो जाएगा और एक यह H हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यह ऐसे हो जाएगा स्पिन इसका, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा। तो यही H और H है अतिव्यापन। आधुनिक विचार में सहसंयोजक क्या कहता है कि उसमें ऑर्बिटलों का अतिव्यापन होता है, जो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उसमें क्या होता है, अतिव्यापन, और H क्या हो जाएगा, H और H यहीं पे यह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो आ रहा समझ में ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट यह कहता है प्रबलतम आबंध उन्हीं दो परमाणु कक्षकों के बीच बनेगा जो निकटतम अधिकतम अतिव्यापन करेंगे, अतः रासायनिक आबंध की प्रबलता अतिव्यापन के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा ना। अतिव्यापन दूसरा पॉइंट क्या है, अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग केवल उन्हीं कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य होगा जो आबंध बनाते हैं। अतिव्यापन जैसे मान लीजिए Cl में है, Cl में H और Cl एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं ना, बोला इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और होते हैं, ऐसे करते हैं ना साधा, तो H सिंगल बॉन्ड Cl बनता है ना। तो H का कौन सा ऑर्बिटल अतिव्यापन करता है, H का S ऑर्बिटल। अब P में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 3p5 में होता है, तो P का यह ऐसे अतिव्यापन करता है, यह अतिव्यापन हुआ P का, ठीक ना। आगे बताया भी जाएगा ये चीज। दूसरा पॉइंट, अतिव्यापन से बना इलेक्ट्रॉन अभ्र मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा दोनों परमाणुओं के मध्य स्थानीकृत हो जाता है। दोनों परमाणुओं का क्या होता है, स्थानीकृत हो जाता है, और दोनों परमाणुविक कक्षों से क्या होता है, संबंधित रहता है, ठीक ना। दो समान स्थायित्व अथवा समान ऊर्जा वाले कक्षकों में से वह कक्षक जिसका दिशात्मक सांद्रण अधिक होगा प्रबल आबंध क्या करेगा, बनाएगा।
परमाणु कक्षकों के बीच परमाणु कक्षकों के बीच परमाणु ऑर्बिटलों के बीच अतिव्यापन से दो प्रकार के आबंध बनते हैं। कितने प्रकार के आबंध बनते हैं? दो प्रकार के आबंध बनते हैं। फर्स्ट यहाँ है आपका, देखेंगे सिग्मा आबंध है। फर्स्ट क्या है? सिग्मा आबंध है। तो सिग्मा आबंध क्या होता है देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? दो परमाणु ऑर्बिटलों के एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन से जो बंध बनते हैं उन्हें हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, इंग्लिश में भी लिखना चाहते लिख सकते हैं, ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इंड टू इंड ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब इंड टू इंड ओवरलैपिंग, एक का इंड दूसरे का इंड से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक ही अक्ष पे क्या बनता है? एक ही अक्ष पर एंड सेम एक्सिस, इंड टू इंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय इंड टू इंड ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें कोई भी टू एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक ना? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है, जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के, जैसे इस प्रकार के अतिव्यापन के कुछ उदाहरण दिए। यस अतिव्यापन मतलब दो अर्ध यस कक्षक जब नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो यस अतिव्यापन। जैसे H2 अणु का बनना, एक यस यह है एक यस यह है, तो यह बन गया, तो यही सिग्मा बॉन्ड हो गया। यही अतिव्यापन जब होता है, जैसे अतिव्यापन हो गया यही दो यस ऑर्बिटल का, तो यही क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक ना? तो इंड टू इंड। अब PP अतिव्यापन द्वारा दो परमाणुओं के p ऑर्बिटलों, दो परमाणुओं के p उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों का अच्छी अतिव्यापन क्या होता है? PP अतिव्यापन। जैसे F2 अणु का बनना, F2 अणु में जैसे देखेंगे आप, F2 अणु जब बना जाता है तो F2 में एक F और F के सिंगल बॉन्ड होता है। तो F में इलेक्ट्रॉन किस में होता है? 1s2 2s2 2p5, एक ही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत साझा कर रहा था, P का कर रहा है ना, इसमें भी इस F में भी 2p5p का। तो यह देखेंगे एक P कक्षक यह है, एक P कक्षक यह है। जैसे एक P यह हो गया और प्लस एक P यह हो गया, 2p, और 2p आपस में अतिव्यापन करके ऐसे देखेंगे, ऐसे अतिव्यापन कर रहे हैं, तो यही यहाँ पे क्या हो जा रहा है? वही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जैसा कि इस फिगर में देखेंगे दिखाया गया है। इस फिगर में देखेंगे क्या किया गया है, जैसा कि यहाँ पे PP अतिव्यापन के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक ना? तीसरा क्या है इसमें देखेंगे, SP अतिव्यापन द्वारा। SP अतिव्यापन द्वारा भी सिग्मा बन सकता है। दो परमाणुओं के मध्य, या किसका उदाहरण होगा? जैसे मान लिया कि HCl अणु या HF अणु का बनना, समझना, एक यस हो और एक P हो, जैसे यहाँ पे दिया है। दोनों जब अतिव्यापन करा तो ऐसे इंड टू एंड क्या होगा? एक ही अक्ष पे होता है अतिव्यापन, एक ही अक्ष पे। जैसे यहाँ ऊपर भी देखेंगे आप, एक ही अक्ष है, एक ही अक्ष पे अतिव्यापन होता है, या एक ही अक्ष पे, यही एक एक्सिस होता है। ठीक ना? बीच में ही केवल, हाँ, ये नहीं ऊपर हो जाए कहीं नीचे हो जाए, एक ही अक्ष पे इंड टू इंड। और एक का इंड, जैसे इसका इंड और इसका इंड, ये नहीं कि हम यह वाला लें, यह सिरा लें और फिर यह सिरा लें, मतलब नज़दीकी इंड से होता है। ठीक ना? यहाँ पे जैसे देखेंगे SP अतिव्यापन, जैसे HF में दिया है, तो HF में जैसे H का क्या होता है? H का हो गया, या H का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन साझा करता है ना, H और F के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है ना। F का क्या होगा? तो F में P ऑर्बिटल होता है, तो P ऑर्बिटल का कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? P ही ना, तो P ऑर्बिटल का ऐसे अतिव्यापन हो जाएगा HF का, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये SP अतिव्यापन होता है। ठीक है? तो नोट इसमें लिखा गया, देखेंगे कौन मजबूत होता है, कौन किसकी अधिक होती है। तो PP अतिव्यापन का सबसे अधिक होता है, उससे के बाद क्या होता है? SP अतिव्यापन का। सबसे कम क्या होता है? SS अतिव्यापन का। जो सबसे अधिक सामर्थ्य क्या होती है? PP अतिव्यापन से जो बंध बनता है। और उसके बाद क्या होता है? SP अतिव्यापन का। और उसके बाद क्या होता है? SS अतिव्यापन होता है। जब दो ऑर्बिटल S हो, इसमें जैसे एक S और एक P हो, इसमें दोनों क्या हो? जब P हो। ठीक है? अब दूसरा क्या हो जाएगा? पाई आबंध क्या होता है? पाई बंध दो p ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनते हैं उन्हें हम पाई बंध कहते हैं। इंग्लिश में जान लें, ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल, LETERAL, लेटरल आर साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेटरल आर साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा या तो लेटरल ओवरलैपिंग से होगा या तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ठीक ना? जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया फिगर में देखेंगे, एक यहाँ पे PY ऑर्बिटल है, हाँ बोले देखा, ऐसे PY ऑर्बिटल बनाया गया ना, और दूसरा PY ऑर्बिटल बनाया गया है। दोनों क्या कर रहे हैं? ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, हाँ ओवरलैप कर रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे। ओवरलैप करने के पश्चात क्या होगा? दोनों का जैसे ऐसे हो जा रहा है, विकृत हो जा रहा है, तो यही क्या होता है? पाई बॉन्ड है।
ये क्या है, पाई बॉन्ड है। फिगर एक बार पुनः देख लें। तो इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लें, ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई लेटरल और साइड वाइज, मतलब एक का साइड, जैसे मान ली एक यह इसका साइड यह हो जाएगा, हाँ, तो दूसरे का साइड या ऐसे क्या करेगा, या ओवरलैप करेगा ये, ठीक ना, हाँ, तो ये साइड वाइज बोलते हैं, साइड साइड, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इतना आप याद कर लेंगे, आगे और चीज़ें बताई जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि आप लोगों को पीछे का भी वीडियो देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस चैनल को क्या करें, आप लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें कि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।